So the poem today we are going to discuss is Keeping Quiet. Keeping Quiet is a very beautiful poem which basically emphasizes and focuses on the importance of introspection. Introspection basically means, you know, खुद के अंदर झांकना एंड एनालाइज करना कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं. This is what introspection is all about. So in this poem, the the poet has discussed about introspection, and he basically says that, in our lives we become so selfish that our own actions causes many problems and issues. हमारी खुद की ही आदतों, हमारी खुद की ही वजह से हम इतने सेल्फिश हैं कि हमें खुद से ही प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. हम डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को बाय द बाउंड्रीज ऑफ culture, religion, caste, race, creed, and whatnot. Right? So, when we'll discuss about each and every paragraph, we'll get to know that the poet is basically asking us at every point to look into ourselves, to introspect ourselves, and to realize, are we doing it right or not? And for introspection, definitely you need to stop. You need to take a pause. You need to be in peace in a meditative point where you can actually realize and think and analyze everything. So let's start with the poem. And it goes like, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Line by line अगर हम इसकी explanation समझें, so basically in the first line it says कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, ठीक है जी, कर लेंगे, और तब तक हम स्टिल रहेंगे, मतलब एक ही पोजीशन, जैसे बैठे वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे. वी वुड नॉट मूव फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, विच मीन्स ये ऐसा पूरे अर्थ की जो टाइम था उसमें पहली बार ऐसा होगा, एक बार के लिए हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. वील जस्ट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. एंड स्टॉप मतलब हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, which he says in the second line, and not move our arms so much. Alright? अगर इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो बेसिकली कुछ नहीं है, पोएट सिर्फ इतना कह रहा है कि हम 12 तक काउंट करेंगे, तब तक के लिए हम शांत बैठे रहेंगे, ठीक है. लेकिन जो ये काउंट टू 12 है, ये 12 क्यों कह रहा है? 12 बेसिकली वो क्लॉक के 12 घंटे कह रहा है. मतलब एक बार में क्लॉक 12 तक आती है ना घूम के, लाइक ऐसे 12 तक पहुंच गई, उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 whatever 12 तक होता है, राइट. 12 आवर्स क्लॉक के बेसिस पे वो 12 कह रहा है. और ऑल्सो 12 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 12 months in a year. That is why he is asking us to count till 12. एंड वो ये भी चाहता है कि हम तब तक शांत बैठें जितना कि जितने टाइम तक हम शांत बैठ सकते हैं. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken, जब कोई भाषा नहीं बोली जा रही, and there will be no language barrier between the people. हमें पता है कि भाषा बैरियर की तरह भी एक्ट करती है, मतलब एक प्रॉब्लम भी है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, राइट. तो वो भी नहीं होगा. और वो हमें बस इतना कह रहा है कि जस्ट नथिंगनेस में रहो. नथिंगनेस मतलब अ स्टेट व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर जस्ट सिटिंग स्टिल. ओके, अगर हम इसका सेकंड स्टैंजा देखते हैं, ठीक है. सो द सेकंड स्टैंजा सेज, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines. We would all be together in a sudden strangeness. He says it would be an exotic मतलब unusual, मतलब exciting and unusual, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, unique
अनकॉमन सा मोमेंट जहाँ पे कोई रश नहीं होगा, जहाँ पे इंजन्स यानी कि मशीन्स नहीं होंगी, हम सब साथ होंगे, we would all be together in a sudden strangeness. Why it said sudden strangeness? Strangeness is something unusual, strange, okay? क्यों? अब हम पैराग्राफ का मतलब समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सर ने क्यों बोला. So the poet feels कि जो मोमेंट है साइलेंस का वो एक अलग सी बात है, वो एक अनयूजुअल सी चीज़ है और काफ़ी एक्साइटिंग है. सो काफ़ी मिराकुलस सा हो जाएगा, काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट सा, काफ़ी मैजिकल सा कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा. मशीन्स चलेंगी तो ही तो पोल्यूशन होगा. मशीन नहीं चला रहा है, वो कह रहा है इंजन बंद कर दो. ठीक है, मतलब कुछ भी मत करो, मतलब ऑफ कोर्स कुछ मत करो, मतलब इंजन नहीं चलेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, कुछ नहीं चलेगा ना, पोल्यूशन भी नहीं होगा. और ऐसा ऐसा अजीब सा अनयूजुअल सी चीज़ पहली बार हो रही होगी. सो दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. Now, then it says in the third stanza, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. मतलब फिशरमैन यानी कि मछुआरे, जो मछुआरे हैं जो सी में, मछुआरे क्या करते हैं, मछली पकड़ेंगे ना, तो वो वेल्स को यानी कि मछलियाँ, वेल्स एक्चुअली उन्होंने डिटरमाइन किया एज अ टाइप कि वो सिर्फ वेल्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ, वो बात तो सबकी कर रहा है, लाइक मछलियाँ, क्रैब्स, whatever, all creatures of the sea or marine life, all everything, right? लेकिन उसने वेल्स को सिर्फ एज अ सिंबल यूज़ किया फॉर दोज क्रिएचर्स. सो इट सेज कि जो फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, और जो मैन है, जो मतलब जो बंदा है जो जाता है सी में और सॉल्ट को गैदर करता है, जब वो सॉल्ट गैदर करता है तो उसके खुद के हाथ पे भी तो चोट लगती है, उसके खुद के हाथ पे भी तो कट्स पड़ जाते हैं. पर जब वो कुछ नहीं करेगा, जब वो शांत होगा, जब वो बैठा होगा स्टिल इनटू नथिंगनेस, तब उसे रियलाइज होगा ओ शिट मैं कर क्या रहा हूँ, नमक पकड़ने से तो मेरे खुद के हाथ पे चोटें लग रही हैं. सो दैट इज एन मोमेंट व्हेन they would look at their hurt hands. And then comes the the fourth stanza. So, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Well, अगर हम इसको सिर्फ लाइन बाय लाइन देखते हैं, उसके बाद हम इसका फिर एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे. बट अगर हम इसे लाइन बाय लाइन देखें तो उसका मतलब है जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर मतलब वॉर्स अगेंस्ट नेचर, ग्रीनरी के अगेंस्ट, बेसिकली लाइक नेचर एनवायरनमेंट, उसके अगेंस्ट. सो जो लोग वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैसेस, गैसेस मतलब जैसे जो जितने भी तरीके के हम बॉम्ब्स ब्लास्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है इट्स जस्ट विद फायर, राइट, इट्स ऑल्सो विद गैस. हमने अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कॉमन एग्जाम्पल, नॉट कॉमन बट हाँ हमें पता है इसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल द टीयर गैस. जब कोई एजिटेशन हो जाती है, जब क्राउड काफ़ी वॉयलेंट हो जाता है, तो व्हाट वी यूज़, व्हाट द पुलिस ऑफिशियल्स यूज़ टू कंट्रोल देम, दे यूज़ टीयर गैस. इट डजंट हार्म एनीबॉडी एज सच, बट उससे आँखों में बर्निंग सेंसेशन होती है, पानी आने लग जाता है. सो जितने भी मॉब, जो भी क्राउड, जितने भी लोग हैं, वो सब थोड़े शांत हो जाते हैं और वो वापस जाने लगते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग वॉर्स. दैट इज़ नॉट अ वॉर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ओके. मतलब वो वॉर नहीं होता, वो सिर्फ पुलिस कंट्रोल के लिए यूज़ कर रही है. बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि गैस भी यूज़ हो सकती है फॉर वॉर पर्पसेस. सो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. फायर तो पता ही है हमें. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. विक्ट्री तो है, जीत तो रहे हैं, पर जब कोई जीत मनाने के लिए बचा ही नहीं है तो किस किस बात की विक्ट्री. मतलब विक्ट्री है, जीत गए तो, बट जिनसे जीतना था वो तो मर ही गए, सब तो मर ही गए, तो जीत के क्या पहाड़ लिया. एंड देन से would put on clean clothes. मतलब
वो लोग जब वो शांत बैठेंगे, वो तो अभी नथिंगनेस में वो क्या कह रहे हैं, 12 तक गिनो, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। तो जब वो रियलाइज़ करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम विक्ट्री तो ले रहे हैं बट सर्वाइवर ही नहीं बच रहे, खाम में गैस से वॉर कर रहे हैं, फायर से कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, व्हाटएवर, राइट। तो वो कहते हैं जब उन लोगों को रियलाइज़ होगा तो वो क्या करेंगे, वो अपनी उन हरकतों को, उनकी एक्टिविटीज़ को, जो भी वो कर रहे हैं उसे रोक देंगे, दे विल स्टॉप इट। और जो उनके मतलब डर्टी क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ क्यों लिखा है, क्योंकि उनके पुराने क्लोथ तो डर्टी हो गया ना, मतलब किसे, अब ब्लड लग गया, स्टेन्स पड़ गए, जो भी था उन सबसे उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए, तो वो अब नए कपड़े मतलब क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने भाइयों मतलब ब्रदरहुड मतलब यूनिटी है सब में, सबको एक समान मानता हुआ, सबको अपने भाई जैसा कंसिडर करते हुए ब्रदरहुड के साथ बिना लड़ाई झगड़े के रहेंगे। दिस इज व्हाट दे मेंट इन द शेड, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, बस शांति से रहेंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ one, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहाँ तक समझते हैं पहले। वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ भी मत करो, कुछ भी मतलब करो, लेकिन इनएक्टिविटी में मत रहना तुम। ये ना हो कि बस बैठे हुए तो बैठे ही रहेगा, ओ शिट, इसलिए नहीं बने तुम्हारी लाइफ इज टू लिव इट। लाइफ इज नॉट अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। दे से कि आप को, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह कुछ भी करके बिल्कुल इनएक्टिविटी में बैठो, आप करो, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के बाद, शांति से खुद को समझने के बाद, रियलाइज करने के बाद, राइट। And then it says in the sixth stanza, like I have divided it stanza wise, but आपकी मर्जी, आप उसे लाइन वाइज समझ रहे हैं कैसे समझ रहे हैं। Yeah, so it says, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, आई मीन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो। डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, इट्स कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। इसको हम लाइन बाय लाइन नहीं, इसको हम सीधे इसके मीनिंग समझेंगे, फिर आपको लाइन अपने आप समझ आ जाएंगी। द पोएट फर्दर एडवाइजेस, बेसिकली वो एडवाइस कर रहा है, तो बेसिकली वो सिर्फ इतना एडवाइस कर रहा है कि आप लोग सेल्फिश ना बने। आप लोग मतलब हम सब, मतलब सब लोग, ठीक है, वी, ही हैज़ यूज्ड द वर्ड वी, हम सब सेल्फिश ना बने और सेल्फ सेंटर्ड यानी कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले ना बने। हम एक मोमेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए हमें अपनी लाइफ को सिर्फ चलते रहना है, इस पर्पज से नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हम लाइफ में जी तो रहे हैं, पर जीने का एम क्या है, हमें कौन से एंड्स को मीट करना है, क्या ड्यूटीज़ फुलफिल करनी है, हम वो सोचें। और वो जो साइलेंस है ना, वो तब अराइज होगा जब हम शांत बैठेंगे, जब हम क्वाइट होंगे। और ये लोगों की ही मदद करेगा, ये कोई पोएट की मदद नहीं करेगा, ये कोई लोगों की ही मदद करेगा। ये उनको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा, और जो उनको फीलिंग होती है सैडनेस की, दुख की या स्ट्रेस की, वो सब ओवरकम हो जाएंगी इससे। और लोगों को डेथ से, क्योंकि लोग खुद को कहते हैं ओश मैं मर जाऊंगा, बेसिकली थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ, वो नहीं होगा, राइट। उस साइलेंस से उन्हें पता चलेगा कि मतलब अपने बारे में बेटर जान पाएंगे। And the last stanza states, perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now,
I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Best stanza, I think मेरा favorite stanza है. It states कि अर्थ हमें अर्थ से सीखना है कि हमें मतलब सब कुछ डेड लगता है बट इंस्टेड वो बाद में अलाइव प्रूव हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ a seed appears to be dead, right? But huge fruit bearing trees are born from such seeds that actually lie dead. This is all what this poem was about. Now I'm just sharing a screen for word meanings of this stanza.